वेलकम टू एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको सीपीसी से रिलेटेड सिविल प्रोसीजर कोड से रिलेटेड कुछ टाइमलाइन को नोट डाउन करवाना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे कुछ डिटेल्स में कोई भी सेक्शंस या कोई प्रोविज़न आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी। ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से मैंने कुछ लिस्ट प्रिपेयर किए हैं जो एग्ज़ाम में आपको लास्ट टाइम में बहुत हेल्प करेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये आपको प्रीलिम जो भी प्री की एग्जामिनेशंस होती हैं उसमें बहुत हेल्प होंगी। तो सीपीसी वैसे बहुत ईजी है, बट सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है वहाँ पे टाइमलाइन को याद करना, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे टाइमलाइन दे रखे हैं। तो वो आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं बस आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी और आप उसको खुद से भी नोट डाउन करते चलिएगा, तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। सबसे पहले आते हैं यहाँ पे प्रीसेप्ट्स। इससे रिलेटेड जो टाइमलाइन दे रखा है वो 2 मंथ का दे रखा है। तो यहाँ पे ये 2 मंथ का टाइमलाइन आप नोट डाउन कर लीजिएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 46। और मैं आपको डिटेल्स में यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आप एक बारी खुद से भी समझ लीजिएगा। मुझे लगता है कि आपको समझ में आता होगा कि प्रीसेप्ट्स किसे बोलते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन 46 में इसका टाइमलाइन 2 मंथ का दे रखा है। देन समरी प्रोसीजर की जब प्रोसीडिंग होती है उससे रिलेटेड ऑर्डर 37 है। इसमें 10 डेज़ का यहाँ पे टाइमलाइन दे रखा है। पहले 10 डेज़ का दे रखा है कि जैसे ही सर्विस किया जाएगा देन पार्टीज़ को अपना डिफेंस प्रिपेयर करना पड़ेगा डिफेंडेंट को। तो वो अपना जो रिटन स्टेटमेंट होते हैं उस सर्विस ऑफ द समन के बाद 10 डेज़ का दे रखा है। देन उसके बाद अगर सर्विस ऑफ द समन हो जाता है उसके बाद 10 डेज़ में जजमेंट भी कोर्ट यहाँ पे जल्दी ही जजमेंट दे देती है। तो इसके लिए 10 डेज़ का टाइम दे रखा है। बेसिकली आपको पता होगा कि समरी प्रोसीजर से ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे स्पीडी डिस्पोजल ऑफ द केसेस होती हैं। इसीलिए यहाँ पे 10 डेज़ का रिलैक्सेशन है, केवल 20 डेज़ का। तो यहाँ पे समरी प्रोसीजर का आपको सेक्शन ऑर्डर 37 में आपको ये क्लियर हो जाएगा। देन आते हैं रिव्यू का सेक्शन 114 है ऑर्डर 47। इसमें ये 30 डेज़ का टाइमलाइन नहीं दे रखा है, बट जब आप लिमिटेशन एक्ट को पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि रिव्यू पेटिशन आप फाइल कर सकते हैं फ्रॉम दी विद इन द 30 डेज़ फ्रॉम द पासिंग ऑफ द ऑर्डर। तो 30 डेज़ का है रिव्यू पेटिशन। देन आते हैं रिवीजन में आपको याद करना पड़ेगा। इसके लिए सेक्शन 115 है रिवीजन का सेक्शन, बट इसमें भी टाइमलाइन नहीं दे रखा है। ये लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग 90 डेज़ में आपको फाइल करना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। देन आते हैं सेक्शन 74। सेक्शन 74 रीड विथ ऑर्डर 21 रूल 98। इसके साथ ऑर्डर 21 रूल 98, इस प्रोविज़न के साथ साथ आप सेक्शन 74 को पढ़िएगा। ऑर्डर 21 रूल 98 रीड विथ सेक्शन 74। तो जब भी एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है तो उसमें अगर जजमेंट होल्डर को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं कि वो प्रॉपर्टी का जो भी एग्जीक्यूशन है वो एग्जीक्यूट ना हो पाए, तो इस केस में जो कोर्ट है ना वो जजमेंट डेटर को सिविल प्रिजन भी दे सकती है, जिसमें कितना टाइम पीरियड होता है वो 30 डेज से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। तो ये अकॉर्डिंग टू सेक्शन 74 ऑर्डर 21 रूल 98 के अकॉर्डिंग है। देन आते हैं कि राइट टू लॉज केवियट आपको विद इन 90 डेज में फाइल कर देना होता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 148A। देन आते हैं टेम्परेरी इंजंक्शंस में आपको पता होगा टेम्परेरी इंजंक्शंस एंड इंटरलोकेटरी ऑर्डर 39 इसकी बात करती है। इससे रिलेटेड क्या है कि जब भी टेम्परेरी इंजंक्शंस ग्रांट कर दिया जाता है और अगर जो जजमेंट डेटर होते हैं जिनके अगेंस्ट जो प्लेंटिफ होते हैं, सॉरी प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैंने बहुत ही डिटेल्स में टेम्परेरी इंजंक्शन समझा रखा है। तो जो भी जिनके अगेंस्ट टेम्परेरी इंजंक्शंस ग्रांट किया जाता है, अगर वो उसे डिसओबीडियंस करते हैं, अगर वो उसे जो भी ग्रांट किया जाता है कि आप इस चीज़ को ना करें, फिर भी अगर वो उस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं, कोर्ट की ऑर्डर को अगर वो फॉलो नहीं करते हैं, ब्रीच करते हैं टेम्परेरी इंजंक्शंस की ऑर्डर को, देन यहाँ पे ऑर्डर 39 रूल 2A के अकॉर्डिंग उनको 3 मंथ डिटेन किया जा सकता है। फिर आते हैं, इसमें टाइमलाइन भी दे रखा है कि टेम्परेरी इंजंक्शंस को कितने डेज में डिस्पोज करना चाहिए। तो ऑर्डर 39 रूल 3A के अकॉर्डिंग कोर्ट को टेम्परेरी इंजंक्शंस की एप्लीकेशन को विद इन 30 डेज में क्या करना चाहिए, डिस्पोज करना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ जब जिस डेट से उन्होंने टेम्परेरी इंजेक्शन ग्रांट किया था उस डे से 30 डेज में इसको डिस्पोज करना चाहिए। तो इसका आपको 2 ऑर्डर याद करना पड़ेगा। ऑर्डर 39 की रूल 2A में क्या दे रखा है, आपको सिविल प्रिजन की बात की गई है 3 मंथ की, एंड 30 डेज में आपको डिस्पोज करना होगा। देन आते हैं फेलियर टू अमेंड आफ्टर दी ऑर्डर। अगर कोर्ट ने ऑर्डर 6 रूल 18 के अकॉर्डिंग कोर्ट ने अलाउ कर दिया है कि आप अमेंड कर सकते हैं अपने प्लीडिंग्स में,
तो पार्टीज़ को कितना यहाँ पे टाइमलाइन की बाउंडेशन दे रखी है, कितना टाइमलाइन दे रखा है। तो सबसे पहले विद इन टाइम, अगर कोर्ट ने ऑलरेडी प्रिस्क्राइब कर दिया है ऑर्डर में कि आपको इतने डेज़ में, आपको ऑर्डर में ही कोर्ट ने अगर इस चीज़ को प्रिस्क्राइब कर दिया है कि इतने डेज़ में आप अपने प्लीडिंग को अमेंड कर लीजिए, अगर प्रिस्क्राइब कर दिया, अगर नहीं प्रिस्क्राइब किया है, इफ़ नॉट प्रिस्क्राइब, देन विद इन 40 डेज, देन आपको 40 डेज़ में फ्रॉम द डेट ऑफ द कोर्ट्स ऑर्डर, कोर्ट के ऑर्डर के बाद आपको विद इन 30 डेज़ में अमेंड कर लेना होगा, या अनलेस द कोर्ट एक्सटेंडेड द टाइम, या अगर कोर्ट अगर एक्सटेंड कर देती है 14 डेज़ के अलावा, देन उस टाइम को फॉलो किया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा कि विद इन अगर कोर्ट ने या तो कोई टाइम प्रिस्क्राइब कर दिया है, अगर नहीं प्रिस्क्राइब किया है तो आपको 14 डेज़ में करना होगा, और अगर 14 डेज़ में अगर आपने नहीं किया तो अगर कोर्ट अगर एक्सटेंड कर देते हैं तो उस टाइम में आपको फाइल कर देना होगा। किस चीज़ में? ऑर्डर 6 रूल 18 के अकॉर्डिंग अमेंड टू द प्लीडिंग्स। तो ये आपको यहाँ पे 14 डेज़ का टाइमलाइन याद करना होगा। फिर आते हैं रिटन स्टेटमेंट में। रिटन स्टेटमेंट के लिए यहाँ पे दे रखा है कि ऑर्डर 8 रूल 1 के अकॉर्डिंग आपको विद इन 30 डेज़ में अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्विस ऑफ द समन। तो और इस चीज़ को एक्सटेंड भी किया जा सकता है 90 डेज़ का। तो यहाँ पे पहले 30 डेज़ फिर 90 डेज़, और इसका आप अमेंडमेंट याद कर लीजिएगा, बेयर एक्ट में आप सर्च कीजिए। वैसे मैं चाहती तो बता देती, बट मैं चाहती हूँ कि आप खुद से सर्च कीजिए। तो यहाँ पे 30 डेज़, सबसे पहले 30 डेज़ का टाइम है कि आपको जैसे ही सर्विस समन हो जाता है तो उसके 30 डेज़ में ही आपको अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा। बट अगर आप किसी कारण से रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं कर पाते हैं विद इन 30 डेज़ में, तो इसका रिलैक्सेशन 90 डेज़ का है। फिर आते हैं सूट रिलेटिंग टू, सॉरी ये मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया। देन आते हैं नोटिस का एक सेक्शन है, सेक्शन 18, जिसमें कि आपको गवर्नमेंट ऑफिसर्स के अगेंस्ट अगर आप कोई केस फाइल करें तो उसमें गवर्नमेंट ऑफिसर से रिगार्डिंग आपको कुछ दे रखा है कि उसमें नोटिस देना पड़ेगा 2 मंथ का बिफोर द फाइलिंग ऑफ द सूट। तो यहाँ पे 2 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा, और किसी एक्सेप्शनल केस में कोर्ट चाहते हैं तो ये 2 मंथ की भी रिलैक्सेशन दे देती है कि 2 मंथ का भी आप नोटिस ना दें, बट इसका बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में होता है। बट ये 2 मंथ का टाइम आप याद कीजिएगा। सेक्शन 80 के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफिसर्स के एंड गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप केस फाइल कर रहे हैं तो उनको पहले 2 मंथ का आपको नोटिस देना पड़ेगा। फिर अगर आप एग्जीक्यूट करवा रहे हैं डिग्री का तो उसका भी टाइम आपको 3 मंथ पहले उनको नोटिस देना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। तो सबसे पहले 2 मंथ का सूट फाइल करने से पहले, एंड देन अगर अगर आपको डिग्री एग्जीक्यूट करवाना है तो ऑर्डर के बाद आपको 3 मंथ का क्या देना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा। 3 मंथ पहले बाद में देना पड़ेगा नोटिस। तो एग्जीक्यूशन का 3 मंथ है, एंड सूट इंस्टीट्यूट करने से पहले 2 मंथ का नोटिस है। देन आते हैं यहाँ पे ऑर्डर 20 रूल 1A, जजमेंट जब प्रोनाउंस करेगी कोर्ट तो कितने डेज़ में कर देगी? तो जैसे ही केस कंक्लूड हो जाता है, जैसे ही केस फाइनली सुन लिया जाता है, तो या तो कोर्ट सेम डे कर लेती है, सेम डे ही जजमेंट प्रोनाउंस कर देते इधर एट 1, या कोर्ट क्या करती है 30 डेज़, विद इन 30 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ द हियरिंग, या तो 30 डेज़ के बाद विद इन 30 डेज़ में कर लेगी, या सेम डे कर लेगी, या अगर एक्सेप्शनल केसेस होते हैं देन 60 डेज़ का एक्सटेंशन है, पहले या तो सेम डे या 30 डेज़ या 60 डेज़। फिर आते हैं सेक्शन 34। सेक्शन 34 में आपको बता रखा है कि इंटरेस्ट कितना इम्पोज किया जाएगा। तो फ्यूचर इंटरेस्ट जो होता है वो कोर्ट अवॉर्ड करती है किसी भी सूट में एट द रेट ऑफ द 6% पर एनम। ये 6% बहुत पूछा जाता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में। देन आते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 60। जब आप सेक्शन 60 पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे लिस्ट दे रखे हैं कि किस किस सूट में कैसे कैसे उसको एग्जीक्यूट करवाया जाएगा, और कितने कितने प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूशंस में कितने प्रॉपर्टी को उसमें अटैच किया जाएगा, उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रोविज़न दे रखे हैं। तो सेक्शन 60 के अकॉर्डिंग सेक्शन 61(1)(1)(a), सेक्शन 61(1)(a) के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है कि अगर जब भी मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग अगर उसे आपको एग्जीक्यूट करवाना है तो 2/3 सैलरी को आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे 2/3 सैलरी को अटैच कर सकते हैं मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग में। ये आपको सेक्शन 60 को जो पढ़ेगा बहुत सारे लिस्ट दे रखे हैं, बट इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है प्रोविज़न। और बाकी सारे प्रोविजंस में तो आपको नॉर्मल कॉन्सेप्ट है जिसमें कोई टाइमलाइन नहीं है, बट यहाँ पे टाइमलाइन एंड सच कोई वो नहीं है कि कितना उसका शेयर जाएगा क्या जाएगा, बट यहाँ पे 2/3 का शेयर मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग में जाती है। फिर आते हैं सेक्शन 148 में कि अगर
इनलार्जमेंट का टाइम की बात की जाती है। जैसे कि आप पढ़ते होंगे एज कोर्ट में प्रिस्क्राइब, तो ये जो प्रिस्क्राइब्ड वर्ड हर जगह यूज़ किया जाता है, द कोर्ट कैन इनलार्ज द टाइम अंडर सेक्शन 148। इसके अकॉर्डिंग कोई भी एक्ट जो प्रिस्क्राइब करता है, अलाउड करता है, उसका टाइम 30 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इन टोटल। तो ये सेक्शन 148 के अकॉर्डिंग 30 डेज का टाइम लाइन दे रखा है। देन आते हैं अनदर प्रोविजंस में। इस प्रोविज़न में ये बात कही गई है कि सेक्शन, अगर कोर्ट किसी भी पार्टी को सेक्शन 32 के अकॉर्डिंग अगर कोर्ट किसी भी पार्टी को कंपेल करती है कि वो अपना अटेंडेंस दे और अटेंडेंस देने के लिए उन्हें सर्विस भी समन कर दिया जाता है अंडर सेक्शन 30। सेक्शन 30 में इसलिए सर्विस समन किया जाता है कि कोर्ट के पास ये पावर होता है, कोर्ट ऑर्डर करती है किसी पार्टी को कि वो कुछ डॉक्यूमेंट्स को डिस्कवर करना होता है कोर्ट को, और कोर्ट को उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ इंस्पेक्शन करना होता है। कोर्ट अगर ऑर्डर दे देती है, समन कर देती है, और अगर कोई पार्टी नहीं आती है तो उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर कोर्ट ने जब प्रोडक्शंस के लिए जब समन सर्व किया होता है अंडर सेक्शन 30 में, और वो पार्टी नहीं आती है, तो कोर्ट वहाँ पे कितना फ़ाइन इम्पोज कर सकती है, 5000 की फाइन इम्पोज कर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं, नॉट एक्सीडिंग 5000। देन आते हैं अनदर प्रोविजंस में, जहाँ पे समन डिफेंडेंट को सर्व करने के लिए कोर्ट ने दिया और वो समन सर्व नहीं होता है और रिटर्न हो जाता है, रिटर्न अनसर्व्ड अंडर ऑर्डर 9 रूल 5 में, देन प्लेंटिव जो होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं फ्रेश समन के लिए विद इन 7 डेज ऑफ द रिटर्न। जैसे ही अनसर्व्ड हो जाता है उसके 7 डेज में ही जो प्लेंटिव होते हैं उन्हें फिर दूसरे समन को सर्व करने के लिए अप्लाई करना होता है जब अनसर्व्ड आ जाता है ऑर्डर 9 रूल 5। तो ये याद कीजिएगा आप, 7 डेज का दे रखा है। देन आपको पता है कि कंपनसेटरी कॉस्ट होता है, अगर कोई पार्टी जानबूझकर डिले करवाती है किसी प्रोसीडिंग को तो वहाँ पे कंपनसेटरी कॉस्ट इम्पोज किया जाता है सेक्शन 35A के अकॉर्डिंग, जिसमें नॉट मोर देन 3000 फाइन होता है और पेक्यूनरी जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट। एंड अगर स्मॉल कॉजेज एक्ट की कोर्ट की बात की जाती है तो उनके केसेस में आप कितना फ़ाइन इम्पोज कर सकते हैं, 250। और अगर 250 से ज़्यादा एक्सीड किया जाता है तो वो हाई कोर्ट उसके लिए प्रिस्क्राइब करेगी। 250 एक्सीड बाय द हाई कोर्ट, अगर 250 ज़्यादा एक्सीड करवाना है तो हाई कोर्ट इसके लिए ऑर्डर देगी। और या तो पेक्यूनरी जुरिडिक्शन जितनी है स्मॉल कॉजेज एक्ट की उससे नॉट मोर देन कितना होना चाहिए, 100, मतलब 100 से ज़्यादा होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आपकी मान जाइए अगर है आपकी 100 तो इसका 100 होना चाहिए, मतलब नॉट मोर देन 100। ये आप याद कीजिएगा, 250 का और 100 का, और एक ये 3000 का। 3000 जनरल में हो गया। तो ये आप पेक्यूनरी जुरिडिक्शन, आप ये कंपनसेटरी कॉस्ट का सेक्शन 35 के अकॉर्डिंग 3000 का याद कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड तो आपसे 4-5 क्वेश्चन तो एग्जाम्स में पूछ ही लिए जाते हैं। फिर आते हैं यहाँ पे सेक्शन 32 ऑर्डर 21 रूल 32 के अकॉर्डिंग अगर कोई एग्जीक्यूशंस की प्रोसीडिंग है किससे रिलेटेड, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फॉर कॉन्जुगल राइट एंड टेम्परेरी इंजंक्शंस, कोई इंजंक्शन से रिलेटेड है, तो इस केस में जो जजमेंट डेटर है अगर वो डिग्री पास हो जाने के बाद अगर उसे ओबे नहीं करता है, देन आफ्टर द 6 मंथ जो भी प्रॉपर्टी डिग्री होल्डर की जो अटैच की गई रहती है अगर वो उसे ओबे नहीं करता है, देन जो जजमेंट होल्डर होता है वो कोर्ट के सामने फाइल कर सकता है कि जो डिग्री होल्डर है अगर वो फाइल करती है कोर्ट के पास कि जजमेंट डेप्टर ने डिग्री पास करने के बाद 6 मंथ तक उन्होंने उस अपने ऑर्डर को ओबे नहीं किया है, देन कोर्ट उस प्रॉपर्टी को क्या कर सकती है, सेल कर सकती है। किसके अकॉर्डिंग, ऑर्डर 21 रूल 32 के अकॉर्डिंग, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फॉर द कंजुगल राइट और इंजंक्शंस इफ जजमेंट डेटर फेल्स टू ओबे द डिग्री फॉर 6 मंथ द अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी द डिग्री होल्डर में अप्लाई फॉर द सेल। तो डिग्री होल्डर अप्लाई कर सकते हैं कि अब उस जिस प्रॉपर्टी को हमने अटैच किया था, जजमेंट डेटर है उसे ओबे नहीं कर रहे हैं, तो उसके बाद उसको कोर्ट क्या कर देती है, सेल कर देती है। आपको पता है कि सबसे पहले कोर्ट अटैच करती है देन सेल करती है। बहुत ही कम ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कोर्ट डायरेक्ट सेल कर देती है, नहीं तो पहले उसे अटैच करती है जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी को। देन आते हैं ऑर्डर 5 रूल 1 के अकॉर्डिंग, अगर समन सर्व्ड हो जाता है और डिफेंडेंट अपीयर अगर समन सर्व्ड हो जाता है और डिफेंडेंट अपीयरेंस का टाइम आता है, आपको पता है कि समन सर्व होगा
तो डिफेंडेंट को अपीयर होना होगा और उन्हें अपना WSB फाइल करना होगा। अगर इसके लिए टाइम कितना दे रखा है, विदिन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्विस ऑफ द समन, SOS शॉर्टकट में हमने लिखा है इसका सर्विस ऑफ द समन। जैसे ही सर्विस ऑफ द समन डिफेंडेंट को मिल जाता है तो उन्हें विदिन 30 डेज में अपना आंसर देना पड़ेगा कोर्ट को, या इसके बाद भी अगर नहीं कर पाते हैं तो वो एक अनदर टाइम का उनको रिलैक्सेशन मिल जाता है जो है 90 डेज़ का। तो ये 90 डेज़ का किस अमेंडमेंट के थ्रू इस पीरियड को एक्सटेंड किया गया था वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या आपको मैं बोलूँगी कि आप इस अमेंडमेंट को खुद से पढ़िएगा 1976 को, 1999 को एंड 2000। ये 3 अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सारे अमेंडमेंट में कोर्ट ने बहुत ज़्यादा मेजर चेंज किया है सिविल प्रोसीजर कोड में, जिससे रिलेटेड आपको एग्जामिनेशंस में 2-3 क्वेश्चंस तो पूछ ही लिए जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि समरी, जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले यहाँ पे जो समरी प्रोसीजर है इसको कौन से अमेंडमेंट के द्वारा इंक्लूड किया गया था, 1976 में इंक्लूड किया गया था इसके द्वारा। तो ये सारे ना कुछ कुछ क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में ना अमेंडमेंट से रिलेटेड भी पूछ लिए जाते हैं। तो जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो मैं आपको बताती जा रही हूँ, और मैं आपको बोलूँगी कि आप खुद भी जब भी CPC को पढ़िए तो आप ऐसे अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए। मैंने बहुत सारे पॉइंट अभी इसमें नहीं नोट डाउन किए हैं, जैसे कि सेक्शन 58 इसमें बहुत सारे टाइमलाइन दे रखे हैं कि कितने पनिशमेंट, कितना अगर आपका फाइन रहेगा तो कितना आपका इम्प्रीजमेंट मिलेगा, कितनी की प्रॉपर्टी रहेगी तो कितना कोर्ट ऑर्डर पास कर सकती है सिविल इम्प्रीजन का। तो वो सारे प्रोविजन सेक्शन 58 में दे रखे हैं। और भी बहुत सारे टाइमलाइन है CPC में जो मैंने यहाँ पे अभी इंक्लूड नहीं किया है, मैं अनदर अपनी वीडियो में आपको बताती रहूँगी। अभी तो मैंने केवल आई थिंक मेरा 1 नंबर आगे पीछे हुआ है, 20 पॉइंट्स ही मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं। आप खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर कोई आपके पॉइंट्स रह रहे हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।